हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 गणित। अध्याय इसमें 9 रहेगा बच्चों, और अध्याय का नाम है बच्चों आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है बच्चों? ठीक है, तो आंकड़ों का प्रबंधन हम करेंगे, और इस एक ही वीडियो में हम इस 9.1 भी आपको कराएंगे, और उससे संबंधित जो मुख्य बातें हैं, जो जरूरी हैं, वो आपको पहले सिखाऊंगा, फिर उसके बाद 9.1 प्रश्नावली हम करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी तैयारी के लिए ही है ये। इसके लिए आपको इसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है। इसमें केवल आपको फ्री में पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। और अगर आपने दूसरी एक्सरसाइज भी करनी है ना, तो आपके पास ये प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो वहां से आप पूरी मैथ की दूसरे चैप्टर भी कर सकते हो बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन कौन सा पाठ है? का प्रबंधन। तो चलिए, तो आंकड़ों का प्रबंधन से क्या संबंधित है बच्चों? आंकड़े होते हैं आपके पास। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं बच्चों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, ध्यान से समझिए ये बात, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो पहले उसके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे अगर हमने अपनी कक्षा में भी कोई कार्य करना है, हमने एक डाटा इकट्ठा करना है, जैसे कि हमारी कक्षा में विभिन्न बच्चों के वजन कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी बच्चों के वजन जो हैं उनको मापेंगे, उनका वेट मापेंगे, और वो एक एक बच्चे का जब वेट हमारे पास आएगा तो वो एक तरह से आंकड़े हैं, और फिर उन आंकड़ों पे हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे बच्चों में ज्यादातर बच्चे इस वेट के हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो कम वेट के हैं, और कितने बच्चे ज्यादा हैं जो ज्यादा वेट के हैं नॉर्मल साइज से। तो इस तरह से हम कोई भी कार्य करना है उसके लिए हम हमेशा डाटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करती है। सरकार भी कोई बड़ी परियोजना चलाती है ना, जब जैसे कहीं पे रोड बनाना है, ठीक है, जैसे बड़े नेशनल हाईवे, बड़े बड़े रोड निकालने हैं, तो पहले वो सरकार डाटा इकट्ठा करती है, भाई इस रोड पे कितने गांव आएंगे, कितने शहर आएंगे, और क्या इस रोड को बनाने से किसी को नुकसान तो नहीं होएगा, और कितना ज्यादा इससे फायदा होगा। तो ये सारे आंकड़े होते हैं, वो भी यही आंकड़े होते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आंकड़े हैं, जैसे कोई गेंदबाज है, एक गेंदबाज है, उसने 10 ओवर खेले, और 2 ओवर जो है मेडन ओवर। मेडन ओवर कौन से होते हैं पता है आपको? मेडन ओवर होते हैं ऐसे ओवर जिसमें एक भी रन नहीं बनता। जैसे 6 बोलेंगे का एक ओवर होता है, आपने देखा वर्ल्ड कप? हाँ, उसमें अगर 6 बॉलें किसी गेंदबाज ने घेरी एक ओवर में, और उसमें एक भी रन नहीं बना, तो उसे मेडन ओवर बोलते हैं, ठीक है। और दिए गए रन 40 हैं और लिए गई विकेटा 3 है। तो ये डाटा इकट्ठा करा हुआ है बच्चों, और टेबल बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए, आंकड़े जो है संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। तो डाटा, इंग्लिश में से डाटा बोलते हैं, हिंदी में से आंकड़े बोलते हैं, ठीक है। तो आंकड़े क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आपने लिखनी है कॉपी में। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं, यानी संख्याओं को हम जब इकट्ठा करते हैं आंकड़ों के रूप में, जिससे हमें कुछ सूचनाएं मिलती हैं, कुछ जानकारी मिलती है जिनसे, तो उसे हम डाटा या आंकड़े कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आंकड़ों का अभिलेखन, यानी आंकड़ों को हम कैसे लिखते हैं ताकि हम उनको आसानी से पढ़ सकें, उनको आसानी से समझ सकें। तो उसके लिए हमारे पास अनेक तरह से हैं, अनेक हमारे पास तरीके हैं। जैसे कोई सलमा है, जैसे वो विचार कर रही है भाई फ्रूट के बारे में,
तो कभी वो सेब बोल देती है, कभी केला बोल देती है, कभी अमरूद बोल देती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग इकट्ठा कर सकते हैं। अभी केले अलग कर दिए, संतरे अलग, सेब अलग, अमरूद अलग, क्योंकि अगर वो इकट्ठे मिक्स होंगे तो हमें नहीं पता कितने अमरूद हैं कितने सेब हैं। लेकिन अगर हम उनको अलग अलग करके रख देते हैं तो हमें साफ दिखता है कि नहीं। तो सामने से एकदम से बता देते हैं अभी इतने हमारे पास सेब हैं, इतने केले हैं, ठीक है। तो इसलिए आंकड़ों को हम वर्गीकृत भी करते हैं। वर्गीकृत का मतलब उनको अलग अलग वर्ग में रखते हैं, अलग अलग उनके ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें है आंकड़ों का संगठन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं बच्चों? संगठन। आंकड़ों का संगठन का मतलब जब आंकड़ों को हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं ताकि हमें उसकी से जो जानकारी मिलनी हो वो हमें एकदम से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, उसे हम आंकड़ों का क्या बोलते हैं बच्चों? संगठन। आंकड़ों का, ठीक है। तो जैसे ये टैली की हुई है, भाई एक केला आया एक टिक कर दिया, दो केले आए दो टिक कर दिए, तीन, ठीक है, जैसे भी आता रहा। एक केला आया तो एक टिक कर दिया, फिर सपोज करो दूसरा संतरा आया तो संतरे के सामने एक टिक कर दिया, फिर सपोज करो फिर केला आ गया फिर टिक कर दिया। तो इस तरह से हम जब भी आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उनको संगठित भी करते हैं ताकि हमें एक टेबल बन जाए। तो आंकड़ों के जैसे अनेक उदाहरण हैं, आगे आते रहेंगे, ये आपको बताऊंगा मैं। ये टैली होती है बच्चों। क्या होती है? टैली। जैसे हम बच्चों से पूछते हैं, आपसे ही पूछें अगर, भाई किस बच्चे को चावल पसंद है, किसी को रोटी है, किसी को चावल और रोटी दोनों है। तो सपोज करो पहला बच्चे को पूछता हूं मैं, तो एक बच्चा कहता है भाई मुझे तो रोटी पसंद है, तो उसके सामने मैं रोटी के सामने या चावल के सामने, अगर रोटी पसंद है तो रोटी के सामने मैं एक डंडा लगा देता हूँ, ठीक है। फिर अगर दूसरे बच्चे से पूछूं तो दूसरा कहेगा मुझे तो चावल पसंद है, तो मुझे चावल के सामने डंडा लगाना। फिर तीसरे से पूछूं, वो कहेगा जी मुझे रोटी पसंद है, तो मुझे रोटी के सामने एक और लगाना। फिर बाद में ऐसे ही सभी पूरी क्लास से पूछेंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे, जब भी ये डंडे हो जाएंगे ना सारे, तो फिर हम इनको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन आगे इसमें क्या हुआ, जब ये कितने हैं? पांच। पांच का ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चार तक तो पूरे चार डंडे हो जाते हैं, पांच के लिए हम तिरछा डंडा लगाते हैं एक, ठीक है। तो इसका मतलब पांच है। समझ में आई? तो आगे भी आएगा, दिखाते हैं, ये देखो। तो जो हम टैली बनाते हैं, टैली करते हैं जब भी इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, जैसे चार बच्चे आए चावल पसंद करने वाले, तो हम चार डंडे ऐसे लगा देंगे, एक दो तीन चार, ठीक है। और जब पांचवा बच्चा आएगा चावल वाला ही, तो पांचवे के लिए हम ऐसे तिरछे लगाएंगे, तो ये पांच है। तो पांच और पांच 10 और पांच 15 और दो 17। समझ में आया? ये बात समझ में आई सबकी? तो इसी तरह से अगर चार तक लगाने तो चार तक तो सीधे डंडे लगेंगे, अगर पांच हो जाते हैं तो पांच के लिए तिरछा डंडा लगेगा। आगे सवालों में करेंगे। जैसे ये आंकड़े हैं तो इनके हमने टेबल बनाने हैं, मिलान करने हैं, तो ये मिलान चिन्ह बोलते हैं बच्चों इसे, ठीक है। तो जैसे ये चार विद्यार्थी, चार कितने, चार वाले कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच है चार, तो एक डंडा, दो, तीन, चार और पांच, तो यहाँ पांच लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने मिलान चिन्ह बनाने हैं। फिर चित्रलेख आते हैं बच्चों। क्या आते हैं? चित्रलेख। यानी चित्र के द्वारा जब हम आंकड़ों को दर्शाते हैं, संगठित करते हैं, तो उसे चित्रलेख कहते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे एक पुस्तक का चित्र बना दिया, इसका मतलब है एक किताब है। तो पहली पंक्ति में जैसे अलमीरा है, अलमीरा में अलग अलग लाइनें होती हैं बुक्स की। तो अलमीरा में सपोज करो पहली पंक्ति में ऊपर ऊपर एक शेल्फ में कितनी बुक्स रखी हैं? एक दो तीन चार, चार किताबें हैं, तो चार किताबों के चित्र बना दिए, तो चार किताबें। तो कई बार चित्र में हम ज्यादा किताबें होती हैं ना, अगर जैसे सपोज करो इसमें 40 किताबें हो एक शेल्फ में, तो हम
एक किताब के लिए 10 पुस्तक भी लिख सकते हैं। यानी जहां एक किताब का चित्र होगा वहां 10 पुस्तकें मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग अपने उसके लिए इजीनेस के लिए, ताकि आसान हो हमारे लिए, उसके लिए हम अलग अलग रूल अपना सकते हैं। तो ये चित्रलेख बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चों? चित्रलेख, चित्र आलेख, यानी चित्र के द्वारा जब हम आलेख बनाते हैं उसे चित्र आलेख कहते हैं। ये है, एक चित्रलेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। उसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? चित्र आलेख। क्या बोलते हैं? तो ये आप पिक्टोग्राफ बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इंग्लिश में पिक्टोग्राफ बोलते हैं, हिंदी में चित्रालेख। तो आप इसका कॉपी में लिखोगे इसे, चित्रालेख की परिभाषा। ठीक है, तो जो जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको आप कॉपी में भी नोट करेंगे बच्चे। ठीक है, तो आपने चित्रालेख की परिभाषा लिखनी है, ये यहां से यहां तक ये सारी। ठीक, तो ये आपने कॉपी में लिखना है। आगे चलते हैं बच्चों। फिर आता है एक चित्रलेख है जैसे ये। ठीक है, तो चित्रलेख भी की व्याख्या है, पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यानी सोमवार को, जैसे छठी कक्षा आपकी, तो सोमवार को कितने बच्चे जैसे एक चित्र छाप रखा तो एक बच्चा अनुपस्थित है, तो सोमवार को कितने बच्चे अनुपस्थित रहे? 1 2 3 4 5 बच्चे। तो चित्रालेख है ये। तो चित्र के द्वारा हमने इन आंकड़ों को संगठित किया है बच्चों। फिर इस तरह से ये प्रश्न आएंगे इनके ऊपर और आपने इसके आंसर बताने हैं। ऐसे ही ये चित्र है, व्यक्ति का चित्र ऐसे बना दिया। अब अगर वैसे नहीं आता बनाना आपको, ऐसा बना दो, ये तो आसान है। ठीक है, जैसे एक चित्र बनाया तो 10 व्यक्ति हैं ये, तो ये कितने चित्र हैं? 1 2 3 4 5 चित्र हैं। इसका मतलब कितने 50 व्यक्ति हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये 10 है, 20 30 40 50, और अगर ये आधा कर दिया तो इसका मतलब 5 व्यक्ति हैं ये। ठीक है, तो ये भी आपने देखना है। फिर उसके बाद है आपके पास ये चित्रालेख हो गया बच्चों। ठीक है, ये सारे चित्रालेख चल रहे हैं। तो अब प्रश्नावली आ जाती है 9.1। कौन सी प्रश्नावली है? 9.1। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास। तो बच्चों हमारे पास प्रश्नावली 9.1 है जैसे, तो 9.1 में पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या कहता है ये? गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। हमारे पास जो एक टेस्ट हुआ, गणित का टेस्ट हुआ, और 40 विद्यार्थी हैं कक्षा में, तो उन्होंने टेस्ट में ये अंक प्राप्त किए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। यानी हमारे पास ये अंक हैं, जैसे एक विद्यार्थी के 8 अंक आए 10 में से, एक के 9 आए, एक आया, किसी का 3 आए, किसी के 7 आए, तो ये विद्यार्थियों के अंक आए हैं टेस्ट में। तो इसको मिलान चिन्हों के द्वारा सारणी में व्यवस्थित करना है। और ये कुछ प्रश्न है नीचे दिए गए, तो इन प्रश्नों के भी हमने उत्तर बताने हैं बच्चों फिर। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। पहले इसकी सारणी बनाएंगे, तो ये नंबर देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने अब इसको एक टेबल के रूप में लिखना है। तो टेबल हमने कैसे बनाना? सबसे पहले हम अंक लिखेंगे। अंक कितने अंक हैं? एक अंक भी है इसमें, 2 भी हैं, 3 भी हैं, और 9 तक हैं। सबसे छोटा अंक इनमें 1 है, सबसे बड़ा 9 है। तो हमने 1 से 9 तक अंक लिख लिया ये। ठीक है, फिर उसके बाद मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह बनाने हैं। फिर आएंगे विद्यार्थियों की कितनी संख्या, यानी एक अंक कितने विद्यार्थियों के आए हम लिखेंगे। तो पहले मिलान चिन्ह देख लेते हैं। पहले तो एक अंक देखेंगे, यहाँ पे एक आ गया ये वाला, तो हमने एक चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। फिर
और देखेंगे और एक आता है कहीं, ये आया एक और, तो एक चिन्ह और हमने लगा दिया यहाँ पे। और फिर ऐसे ही हम बाकी देखेंगे, तो एक और है नहीं है, तो दो ही चिन्ह आए हैं मिलान चिन्ह में। अब हम दो देखेंगे इनमें कितने हैं। पहली लाइन में दो, एक आया है तो एक चिन्ह लगा दिया। दूसरी लाइन में भी दो एक बार आया है तो एक चिन्ह और लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही हम और देखेंगे, दो एक और आ गया दो, और फिर और दो नहीं है, इसमें तीन ही दो मिले हैं। तो इसी तरह हम बाकी संख्याओं को भी देखेंगे और उनके मिलान चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी तरह हमने इसमें लिख लिया है कि जो तीन आया वो तीन बार आया, लेकिन हम देखते हैं भी चार जो है वो 7 बार है इसमें। तो चार कितनी बार है? 7 बार। तो 7 कैसे लिखेंगे? अब हम देखो चार को, 1 2 3 4, यानी चार तो हम सीधी लाइनें लगा लेते हैं, लेकिन जब हमने 5 लिखना है ना, तो उसके लिए हम एक तिरछी लाइन ऐसे लगाएंगे, तो ये 5 हो गया। फिर एक लाइन और 6, एक लाइन और 7, तो ये 7 हो गए हैं चार। तो इसी तरह से हम 5 6 7 अंकों को भी लिख लेते हैं। तो हमने देखिए बच्चों इनके सबके मिलान चिन्ह तो बना दिए हैं। अब हमने विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। ये कितने मिलान चिन्ह है? 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिखना है। ये 3 मिलान चिन्ह है तो हमने 3 लिखना है। ये भी 3 अंक जो है 3 विद्यार्थियों के आए, और 4 अंक कितने विद्यार्थियों के आए? 5 और 2 7। ऐसे ही 5 अंक आए 6 विद्यार्थियों के, और 6 अंक आए बच्चों 7 विद्यार्थियों के, और 7 अंक आए 5 विद्यार्थियों के, और 8 अंक आए बच्चों 4 विद्यार्थियों के, और 9 अंक आए बच्चों 3 विद्यार्थियों के। तो इस तरह से हमने ये मिलान चिन्ह का टेबल बनाना था, तो हमने बना दिया है। अब हम ये 2 प्रश्न और भी हैं इससे संबंधित, तो ये कर लें पहले, फिर प्रश्न करेंगे। तो हमने देखिए अब ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है बच्चों, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो 7 अंक बच्चों देखिए 5 विद्यार्थियों ने, 8 अंक चार विद्यार्थियों ने, 9 अंक 3। तो हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, जितने विद्यार्थियों के अंक 7 हैं 8 हैं और 9 हैं। तो ये आ जाएगा 5 जमा 4 9 और 3 12। तो पहले प्रश्न का आंसर 12 लिखना है बच्चों आपने, 12 विद्यार्थी। फिर बी पार्ट में देखिए कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए, यानी कितने विद्यार्थी हैं जिनके अंक 4 से कम हैं। 4 से कम कौन से हैं? 1 2 या 3। तो ये 1 2 3, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो ये कितने आएंगे? 3 और 3 6 और 2 8। तो यहाँ पे 8 विद्यार्थी आप आंसर लिख लोगे बच्चों। तो ये आंसर है इनके पहले और दूसरे क्वेश्चन के। तो ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है पहला, ये कर लीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 2 हमारे पास। सभी बच्चे ध्यान से देखें, इधर समझें। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। तो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थी हैं, तो उनसे पूछा गया अभी उनको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। तो जैसे आपके पास एक बच्चे ने बोला भाई मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, फिर कोई कहता है बर्फी, फिर लड्डू, फिर जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला। तो इस तरह से ये मिठाइयों के नाम है बच्चों सारे। तो इसमें क्या कहता है, ये मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित करना है। इनको क्या करना है बच्चों? व्यवस्थित करना है, एक सारणी में व्यवस्थित करना है बच्चों। ठीक है, और दूसरा है कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। तो जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या जिसमें आएगी, तो वो सबसे ज्यादा पसंद की गई मिठाई होगी। तो इसे कर लेते हैं बच्चों, चलिए। तो बच्चों इसे समझिए, देखिए
इसका आंसर हमने, इसके लिए हम पहले तो एक टेबल बना लेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे मिठाई। क्या लिखेंगे? मिठाई। मिठाई का नाम लिख लिया, जो जो मिठाइयाँ इसमें दी गई है ना क्वेश्चन में, तो वो मिठाइयाँ लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। अब हम सभी मिठाइयों को मिलान चिन्हों के द्वारा दर्शाएंगे। जैसे लड्डू हमने गिने हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास 11 लड्डू हैं, 12 है लड्डू। तो आप देखना कि इनके 12 लड्डू आएंगे। तो हमने देखो 5 तो ये लिख दिया, और 5 ये 10 और 2 12। ऐसी बर्फी कितनी है बच्चों? बर्फी बताएं कितनी है? 7 बर्फी हैं। 1, ठीक है, 2 2 2 2 2, और कितनी है? 3 3 3 ही तो है बर्फी। तो बच्चों देखिए, जब हमने, वैसे तो ये क्वेश्चन में कह रहा है जैसे 30 विद्यार्थी हैं, लेकिन मिठाइयाँ इसने 31 दी गई हैं। जो मिठाइयाँ हैं वो 31 हैं। तो या तो आप विद्यार्थियों की संख्या 31 लिख लो, या फिर मिठाई एक आपको काटनी पड़ेगी कोई। तो हम विद्यार्थी ही कर लेते हैं एक 31 इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हमने मिलान चिन्ह तो इनके कर लिया है। देखिए लड्डू कितने बच्चों ने? 5 और 5 10, और 2 12 विद्यार्थियों की संख्या आ गई। बर्फी के 3 विद्यार्थी हैं बच्चों। जलेबी के हैं 5 और 2 7 विद्यार्थी। और रसगुल्ले 9 विद्यार्थी पसंद करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमने मिलान चिन्ह कर दिया है। इसका ए पार्ट जो था उसका आंसर है ये, दूसरे का ए पार्ट का आंसर। तो अब दूसरे के बी पार्ट का भी आंसर लिख लेते हैं बच्चों। तो दूसरे के बी पार्ट में भी इसने क्वेश्चन किया है एक, तो वो मैथ में देखेंगे हम। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि दूसरे में कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की जाती है, यानी इनमें से कौन सी मिठाई जो है सबसे ज्यादा पसंद की गई है। तो वो कौन सी है बच्चों? लड्डू। तो आपका आंसर आ जाएगा दूसरे का बी, लड्डू। ठीक है, लड्डू आपका आंसर है दूसरे का बच्चों। तो ये ए पार्ट का था, ये बी पार्ट का। ठीक है, तो इसे कर लीजिए आप लोग। आगे है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये, कि कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। ठीक है, कैथरीन ने एक पांसे को उछाला। ठीक है, पांसे का पता है, डाइज होती है ये इस तरह की, उसके ऊपर 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे जिससे आप लूडो भी खेलते हो, सांप सीढ़ी भी खेलते हो। तो उसने लिखा, जब पहली बार उछाला उसने तो 1 आया, दूसरी बार उछाला 3 आया, तीसरी बार उछाला 5 आया। तो इस तरह से उसने 40 बार उछाला, और 40 बार जो जो भी अंक आता गया उसको वो इस तरह से लिखती गई। तो अब ये कह रहा है कि एक सारणी बनाएं और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए और ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने सारणी को कंप्लीट करना है। तो इसे देखते हैं, एक कितनी बार आया, देखिए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बार आया, तो एक के सामने 7 मिलान चिन्ह करेंगे। एक, क्या करें बच्चों? 7 तक करेंगे। 7 मिलान चिन्ह कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितनी बार आया? 7 बार लिख लिया हमने। ऐसे ही 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, ये सभी काउंट करके लिखें। तो इसको देखिए हमने लिख लिया बच्चों। एक हमारे पास कितनी बार? 5 और 2 7 बार आया। 2 जो है 6 बार आया, तो 6 लिख लेते हैं यहाँ पे। 3 जो है वो 5 बार आया, तो 5 हम यहाँ लिख लेते हैं। 4 जो है वो 4 बार ही आया है, तो 4 ही लिख लेते हैं।
5 जो है वो 10, 5 और 5 10 और 1 11 बार आया है। और 6 जो है बच्चों 5 और 2 7 बार आया। ठीक है, तो हमने ये सारणी तो बना ली। अब ये कह रहा है पहले का आंसर ए पार्ट, न्यूनतम बार आने वाली संख्या, यानी सबसे कम बार कौन सी संख्या आई, सबसे कम बार। तो इसमें पहले में है न्यूनतम बार आने वाली संख्या कौन सी है बच्चों, इसमें सबसे कम बार कौन सी संख्या आई, देखिए कौन सी संख्या आई बच्चों, कौन सी संख्या आई इसमें सबसे कम, 4, यानी 4 अंक जो है वो सबसे कम बार आया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका उत्तर 4 बार, 4 आया है। और अधिकतम बार आने वाली संख्या, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई, वो आई 11, कौन सी संख्या आई 5। तो उत्तर इसमें लिखेंगे बच्चों जो 5 है वो सबसे ज्यादा बार आया। और तीसरे में समान बार आने वाली संख्या, यानी ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो समान बार आई, तो वो देखिए 1 भी 7 बार आया और 6 भी 7 बार आया। तो इसमें उत्तर में आप लिखो बच्चों संख्या 1 व 6, संख्या 1 व 6 जो है वो समान बार आई हैं, दोनों 7 7 बार आई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको हो गया है, इसे कर लीजिए बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों चौथा आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे समझिए, चित्र आलेख से संबंधित ये प्रश्न है। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। तो देखें इसमें प्रश्न 4 में क्या कह रहा है, ये निम्नलिखित चित्र आलेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। ये चित्र आलेख है एक बच्चों, ये गांव में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। 5 गांव हैं। तो जैसे गांव 1 है ए, तो इसमें एक चित्र का मतलब एक ट्रैक्टर कहा इसने। अगर एक ट्रैक्टर का चित्र है तो इसका मतलब एक ही ट्रैक्टर है। तो गांव 1 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर हैं। ऐसे ही बी गांव में है, सी में, डी में और ई गांव में ये है। फिर उसके बाद ये प्रश्न है बच्चों नीचे, चित्रलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। ये कह रहा है ध्यान से समझें, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। तो ये कह रहा है भी कौन सा गांव है जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ पे उत्तर आप लिखोगे बच्चों, उत्तर में यहीं पे लिख लेते हैं उत्तर, गांव गांव डी। देखिए इसमें गांव डी जो है इसमें केवल 3 ही ट्रैक्टर हैं, तो इसलिए सबसे कम ट्रैक्टरों की संख्या वाला गांव कौन सा है, डी है। फिर है दूसरा प्रश्न बच्चों, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, इसका भी उत्तर गांव, सबसे ज्यादा कौन से में है भाई, सी में है। देखिए सबसे ज्यादा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर हैं। तो गांव सी में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं। फिर आपने तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, किस गांव में ट्रैक्टरों की नहीं, ये कह रहा है गांव सी में गांव बी से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं। गांव सी और बी, देखिए गांव सी बी ये है, गांव सी ये है। तो इसमें ट्रैक्टर देखिए यहां तक है और इसमें यहां तक है, तो ये इतने तो बराबर है दोनों में, बस आगे जो फालतू है वो ज्यादा है। तो गांव सी में 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं। तो उत्तर आपने लिखना है, उत्तर में क्या लिखना है बच्चों, 3, कितने ट्रैक्टर अधिक हैं, 3। फिर आगे है, पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। तो इसका उत्तर आप लिखो बच्चों, पांचों गांवों में कितने ट्रैक्टर हैं, कुल कितने हैं, सारे को काउंट करेंगे तो 28 होंगे शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो 28 इसका आंसर आएगा बच्चों। तो ये प्रश्न नंबर 4 था, इसके आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम 5वां। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें सभी बच्चे, एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्र आलेख द्वारा प्रदर्शित है। सह शिक्षा का मतलब होता है बच्चों ऐसा स्कूल जिसमें लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, जैसे आपका स्कूल है। तो इसमें जो लड़कियों की संख्या दर्शाई गई है, जैसे कक्षा 1 है तो इसमें कितनी लड़कियां हैं? एक चित्र में 4 लड़कियां हैं। एक चित्र का मतलब 4 लड़कियां। कितनी? ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक चित्र का मतलब 4 लड़कियां। तो कक्षा 1 में देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 गुणा 4 कर लेंगे तो ये 24 लड़कियां आ जाएंगी। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4, 4 चौके 16 और 2 और लगा लो, इसमें 16 और 2 18 आ जाएंगी। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 20 लड़कियां आ जाएंगी। यानी 4 से गुणा करना है, 4 4 8 4 12 और 2 14 आ जाएंगी। 4 और 4 8 और 2 10 आ जाएंगी। इसमें 1 2 3 4 चौके 16, इसमें 12 आ जाएंगी। ठीक है, और इसमें 4 और 2 6 लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, तो अब ये नीचे प्रश्न है कुछ, तो ये प्रश्न आपने इनके आंसर देने हैं। ठीक है, कितने प्रश्न है ये? 3 ही प्रश्न है। ठीक है, तो किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? तो पहले का आंसर दें, किस कक्षा में सबसे कम लड़कियां हैं? तो सबसे कम कौन सी कक्षा में बच्चों? 8वीं में ही लगती है मुझे। तो इसका आंसर आ जाएगा, उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। उत्तर क्या आ जाएगा? 8वीं कक्षा। तो आपने 8वीं लिखना है ऐसे। ठीक है, 8वीं कक्षा लिख सकते हो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद है बी में, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? क्या 6 की में कक्षा 5 से 5 ये है, 5 में 10 लड़कियां हैं और 6 में 16 लड़कियां हैं। तो ये कह रहा है कि क्या 6 कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? हाँ या ना? 5 से कम है 6 में? 6 में तो ज्यादा है और भी। तो आप आंसर लिखेंगे नहीं। उत्तर इसका बच्चों है नहीं। नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? तो इसका उत्तर लिखो कक्षा 7 में। उत्तर कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं बच्चों? हाँ, ये कक्षा 7 है, 12 लड़कियां हैं। कितनी हैं? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, इसे आप कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे प्रश्नावली का सभी ध्यान से समझें। तो किसी सप्ताह में विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री दर्शाई गई है, और इसका यहां ध्यान से देखें क्वेश्चन में कि एक बल्ब का मतलब है, एक चित्र है अगर बल्ब का, तो इसका मतलब 2 बल्ब हैं। तो सोमवार को कितने बल्ब बिके? 1 2 3 4 5 6, 12 बल्ब बिके। इसमें 12 और 2 12 और 4 16, इसमें 8 और इसमें 5 10, इसमें 14 हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूनी 18 बल्ब। ठीक है, अब इसका पहले का आंसर देखें, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? इसका आंसर बताएं कितना है भाई? कितना है? इसका उत्तर 14। शुक्रवार को 14, शुक्रवार को 14। ठीक है, फिर बी में, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिक?
किस दिन सबसे ज्यादा बल्ब गए, उत्तर बताएं। किस दिन, दिन का नाम बताना है। 18 बल्ब किस दिन बिके, रविवार को। तो आपने रविवार लिखना है, रविवार। फिर है सी में, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो कौन कौन सा दिन है जिनमें समान बल्ब बिके। तो आप उत्तर देंगे किस किस के दिन। एक तो 8 इसमें बिके और एक ये 8 बिके। तो ये आ गया एक दो बुधवार और शनिवार। तो आप लिखोगे बुधवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार। फिर डी, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या कम थी। कौन से दिन सबसे कम बल्ब बिके। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, सबसे कम बल्ब किस दिन बिके, बुधवार और शनिवार को बिके। तो इसका भी उत्तर आप यही लिखोगे, बुधवार और शनिवार। ठीक है। फिर है ई पार्ट में, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। एक डिब्बे में 9 बल्ब आए तो इस सप्ताह टोटल कितने बल्ब बिके भाई, इनका टोटल करो। हाँ, तो इसमें देखिए बच्चों, इनको जब हमने टोटल किया तो ये कुल 86 आए हैं। तो एक डिब्बे में 9 बल्ब आते हैं तो हमारे पास 86 बल्ब डालने के लिए हमें 10 डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 10 डिब्बे में 90 बल्ब आएंगे। कितने बल्ब आएंगे, 90। ठीक है। तो इसलिए अब 4 बल्ब कम रह गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर लिखोगे आप, कितने डिब्बे भाई, 10। कितने डिब्बे, 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से समझे बच्चों। तो इसमें देखिए, एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्नलिखित है। तो एक फल की टोकरी में 100 फल हैं बच्चों। कितने हैं, 100 फल है एक टोकरी में। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, एक टोकरी का मतलब 100 फल। तो रहीम ने कितने फल बेचे, 1 2 3 4, 400 फल बेचे। ऐसे ही 1 2 3 4 5, 5 और आधा और 550। ठीक है। और अनवर ने 1 2 3 4 5 6, 600 फल। और इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 950, 950। और इसने 1 2 3 4 5 6 7 8, 800 फल बेचे। और इसने जैसा जोसेफ ने 1 2 3 4, 450। ठीक है। अब ये कह रहा है, नीचे प्रश्न है, प्रश्न 1, किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। सबसे ज्यादा फलों की टोकरियां किसने बेची, ये इसने बेची, मार्टिन ने। उत्तर दे इसका, इसका उत्तर है बच्चों मार्टिन। कौन है, मार्टिन। ठीक है। और फिर अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची। उत्तर बताएं, अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची। हाँ, फलों की टोकरियां कितनी बेची अनवर ने देखिए, 1 2 कितनी, 6, 1 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी बच्चों। कितनी टोकरियां बेची, 7। तो ये 7 टोकरियां आ जाएंगी बच्चों, 7 टोकरियां बेची अनवर ने। ठीक है। और इसका एक और प्रश्न रहता है, लास्ट वाला, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची। ये सी पार्ट है इसका,
सी का आंसर भी यहीं लिख लो आप, ठीक है। सी पार्ट में आगे आएगा वैसे, लेकिन आप इसका आंसर यहीं लिख लेंगे। मैं प्रश्न बोल रहा हूं, जैसे वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं जिन्होंने 600 से ज्यादा टोकरियां बेची? कौन कौन से है वो जिन्होंने 600 से ज्यादा? हाँ, जिन्होंने 600 या हाँ कितनी? 600 से ज्यादा किस किस की है? 1 2 3, ठीक है। तो इनके आंसर लिखो। उत्तर सी का उत्तर है बच्चों कौन कौन? एक तो है अनवर, एक है मार्टिन, और एक है रणजीत, ठीक है। अच्छा, ये 7 टोकरियां नहीं, ये 700 टोकरियां है भाई। कितनी है? 700 है। ये 7 लिख दिया ना मैंने, तो आपने 700 लिखना है। कितनी? 700 लिखनी है ये, ठीक है। इसको ठीक करके लिख देता हूं मैं दोबारा से, 700। अच्छा, इसमें देखो कौन कौन से नाम लिखे हैं। एक तो अनवर है, अनवर, और कौन है बच्चों? मार्टिन है, और कौन है? रंजीत सिंह, रंजीत सिंह, ठीक है। तो ये सी का उत्तर है बच्चों, तो ये इसे कर लीजिए। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसे लाइक करना, और अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।